इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ऑन फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन। Ground state is the state of an electron system at absolute zero temperature. What happen as the temperature is increased? ग्राउंड स्टेट आपके पास क्या होगी? ग्राउंड स्टेट आपके पास 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप लेंगे। जब आप कहेंगे कि आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे और अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होगा? ठीक है, तो since electrons are fermions and also obey the Pauli's exclusion principle, therefore their energy distribution at any temperature can be expressed by Fermi-Dirac distribution function। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फर्मियंस होते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं और इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, और फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है? ये एफ ई यानी कि एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी। ठीक है, ये आपके पास एक्चुअली क्या है? फर्मी डायराक फंक्शन है, या से आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिलेटेड विद एनर्जी, यानी एनर्जी का रिलेशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और है क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म्स कुछ यूज हुई है उसको भी हम देख लेते कि कौन कौन सी है। के भी आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपके पास। ई एफ आपके पास फर्मी एनर्जी है। ई सिंपल ई जो है ये एनर्जी ऑफ एन अलाउड स्टेट है। ठीक है, तो ये आपके पास जो टर्म्स फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यूज हो रही हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। It gives the probability that a state is occupied by an electron at temperature T। यानी हम ग्राउंड स्टेट से अब जब जाते हैं या किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमने देखना हो कि हमारे पास सिस्टम में कितनी स्टेट्स फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन से या ऑक्युपाइड हैं, तो वो हमें कौन बताएगा? फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। The correct ground state T tends to 0 has 1 electron per state below the Fermi energy EF and 0 electrons per state above EF। अच्छा, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्मी लेवल हमारे पास वो लेवल होता है जिससे बिलो हमारे पास जितनी भी स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी? फील्ड होंगी। जिससे बिलो हमारे पास जितनी भी स्टेट्स होंगी वो क्या होनी है? यहाँ पे सारी की सारी फिल्ड होंगी, और उससे ऊपर यानी यहाँ पे एम्प्टी स्टेट्स होंगी। तो फर्मी लेवल एक ऐसा बीच का पॉइंट है जिससे नीचे सारी स्टेट्स फिल्ड और इससे ऊपर सारी स्टेट्स अनफिल्ड होंगी या अनऑक्युपाइड होंगी। फिल्ड होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। यहाँ की हम जब भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 1, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और जब हम फर्मी लेवल से अबव जाएंगे तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0। Chemical potential depends on temperature, or and at absolute zero the chemical potential is equal to Fermi energy, defined as the energy of the topmost filled orbital at absolute zero। ये तो अभी हमने देखा कि टॉप मोस्ट फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो फर्मी लेवल होता है, EF होता है। और एक्चुअली आपके पास इक्वेशन पे ना यहाँ पे E माइनस म्यू आता है। म्यू यानी केमिकल पोटेंशियल, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम इस म्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे? EF, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल और फर्मी एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो पे बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को इक्विवेलेंट यहाँ पे कर देंगे एब्सोल्यूट जीरो पे। अब इसके कुछ केस हम देख लेंगे कि फर्मी एनर्जी के केसेस कैसे होंगे। जैसे आपके पास केस 1 है। केस 1 में T इक्वल्स टू 0 केल्विन, यानी जब हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर हो और E इज लेस देन EF, यानी एनर्जी क्या है हमारे पास? लेस देन EF है। मतलब हम कौन सी स्टेट्स की बात कर रहे हैं? अगर हम ड्रॉ करें तो हम ये, अगर आपके पास क्या है? EF है, ठीक है, और हम E इज लेस देन EF का मतलब है कि हम इधर एनर्जी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये एनर्जी जब इस EF से लेस होगा, यानी इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, और टेम्परेचर क्या है? जीरो है, तो हमारे पास क्या होगा? तो हम देख लेते हैं कि फर्मी डायराक फंक्शन हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाय KT है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि E माइनस EF इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखें ये वैल्यू छोटी है,
हमने यहाँ पे बता दिया केस ही हमारा यही है कि ई एफ जो है वो ग्रेटर वैल्यू है एज कम्पेयर टू ई। तो ई अगर छोटा हो, छोटे में से अगर कोई बड़ी वैल्यू माइनस करें, जैसे अगर मैं यहाँ 2 - 4 करती हूँ तो उसका आंसर मेरे पास नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू छोटी है ई एफ से। तो इसमें आप देखेंगे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और के टी जो आपने आप चूज किया हुआ है ना, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर फर्मी डायराक फंक्शन के में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे के टी यानी टी की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है। टी हमने 0 केल्विन कह दिया। टी अगर 0 पुट करेंगे तो 0 के से मल्टीप्लाई होके 0 जवाब दे देगा, वो आ जाएगा 0। के टी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यानी एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी है, और एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई 0। अब आप देखें कि आपके पास इन्फिनिटी कब आता है, यानी 1/0 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। यानी किसी भी टर्म को 1 हो चाहे 10 हो चाहे जो भी हो, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव है आपके पास, नेगेटिव को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पे ये टर्म हमने अभी सॉल्व कर ली, जिसकी वैल्यू हमने लिखा माइनस नेगेटिव आ रही है, तो इन्फिनिटी आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी लिख ली, तो 1 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास टर्म आ गई। अब आप देखें कि एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 0 के इक्वल आ जाएगा। और इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली टर्म जो है एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी जो है वो टर्म आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल बन रही है, 0 के इक्वल बन रही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव इन्फिनिटी था, नेगेटिव इन्फिनिटी को 1 बाय एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल टर्म अगर हम इन्फिनिटी का लेंगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी 0। यहाँ पे हमने इसकी जगह 0 पुट कर लेना है। 0 प्लस 1 जो होगा वो 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 और इक्वल्स टू 1 आ गया। तो फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास क्या आ गया, 1। और ये केस आपके पास कौन सा था, जब टेम्परेचर 0 है और ई की वैल्यू लेस देन ई एफ है। ठीक है, तो यही तो हमें पता था, यही तो हमने बात डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर हम लेवल बनाए तो फर्मी लेवल से बिलो जितने भी स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिल्ड होती हैं। मैंने आपको यही शुरू में बता दिया था कि फर्मी डायराक फंक्शन हमें क्या देगा, इन वैल्यूज पे 1 वैल्यू देगा, ये जो नीचे है, यानी एनर्जी की वैल्यू भी हमने यहाँ कंसिडर किया ना, यानी इससे लेस, यानी इस सारे रीजन में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। प्रोबेबिलिटी डायराक फंक्शन से भी हमें यही पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। ऑल एनर्जी लेवल्स बिलो फर्मी लेवल आर फुली ऑक्युपाइड। इससे हमें यही पता चल रहा है कि जितने भी एनर्जी लेवल हैं बिलो फर्मी लेवल हैं वो क्या है, फुली ऑक्युपाइड हैं। 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल है हमारे पास यहाँ पे। 100% प्रेजेंट है कि फर्मी लेवल, क्योंकि फर्मी लेवल ही एक्चुअली फील्ड और अनफील्ड को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं केस 2। केस 2 में हमने क्या करना है कि टेम्परेचर अगेन 0 केल्विन ही है और आपके पास एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन ई एफ है। अब हम ऐसा केस चूज कर रहे हैं जिसमें फर्मी एनर्जी लेवल से अबव लेवल की बात करें, यानी यहाँ पे जैसे हम बताते हैं ना कि फर्मी लेवल है हमारे पास ई एफ, तो अब हमने क्या करना है, ऐसा चूज करना है सिस्टम जहाँ पे हम अभी यहाँ की बात कर रहे होंगे, यानी एनर्जी जो है वो ई एफ यानी इस रीजन से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा। मीन्स वी आर फाइंडिंग द ऑक्यूपेंसी लेवल अबव फर्मी लेवल, यानी फर्मी लेवल से अबव हम बात करें कि कितनी ऑक्यूपेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास अगेन हमने लिख लिया, वो आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि E इज ग्रेटर देन ई एफ। अब E ग्रेटर देन ई एफ है, इसका मतलब है कि E माइनस ई एफ, यानी ये जो टर्म है E माइनस ई एफ, ये क्या हो जाएगी, क्योंकि E माइनस माइनस ई एफ से बड़ा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि बड़ी में से छोटी चीज माइनस करें तो आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी 4 माइनस 2 करूंगी तो आंसर 2 आएगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ। और टी यहाँ पे क्या है, 0। टी 0 का मतलब है कि के टी की जो नीचे टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0, और ऊपर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी
ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, के के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव बाई 0। अगेन आपके पास जैसे 1 डिवाइडेड बाई 0 आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसी तरह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जब 0 से डिवाइड होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी आपके पास। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास एक्सपोनेंशियल और ई माइनस ई एफ बाई के टी जो है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बाई 0 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। तो जब एक्सपोनेंशियल आप किसी इन्फिनिटी का फाइंड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी का लेंगे तो एक वो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी ही वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल वैल्यू लेने से। और फिर इसको अगर हम फर्मी डायराक फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और हमारे पास ये वाली सारी टर्म थी तो जो कि हमारे पास अभी ई इन्फिनिटी हो चुकी है, तो हम क्या लिख लेंगे, ई इन्फिनिटी। और 1 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी ई की पावर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी जो बन रहा है, ये भी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आप देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी 1 में ऐड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी आपके पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 1 को जब इन्फिनिटी से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना, अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 0 आ रहा है, और 0 आने से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 0। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जब हमारे पास फर्मी लेवल से अबव की बात करें, यानी अबव की बात करेंगे, यानी इस जगह पे, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अबव फर्मी लेवल बात करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट। और ये हमने यहाँ पे फर्मी डायराक फंक्शन से भी फाइंड कर लिया। All energy level above EF is not occupied by electron. 0% probability of finding the electron above Fermi level. यहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि 0% जो है वो probability है finding the electron above Fermi level. इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम केस 3 लेंगे। केस 3 में आपके पास क्या होगा कि E इक्वल्स टू EF। ठीक है, जब हम एनर्जी की वैल्यू, जैसे अभी हमने केस में लिए, पहले 2 केसेस में हमने ऐसे चूज किया था जिसमें एक में हमने लिखा था कि एनर्जी वैल्यू जो है वो हमने लेस देन EF ली, फिर हमने एनर्जी वैल्यू जो है वो E ग्रेटर देन EF ली, और अब हम ऐसा केस ले रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली EF के इक्वल है और EF यहाँ पे फर्मी एनर्जी है। तो क्या होगा आपके पास, तो आप देखिए कि फर्मी डायराक फंक्शन हमने लिया, यहाँ पे ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई एफ पुट कर देंगे। टी जो है वो अगेन एब्सोल्यूट 0 की बात हो रही है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, के और 0 से मल्टीप्लाई होके तो ये 0 आ जाएगा, और ऊपर भी आपके पास ई एफ माइनस ई एफ बन जाएगा, तो उसका आंसर भी आ जाएगा आपके पास 0। 0 बाई 0 आपके पास आ जाएगा, और इस तरह आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर आप 0 पुट करेंगे और वो आंसर आ जाएगा, यानी ई की पावर आप 0 पुट करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। ये आप बेशक कैलकुलेटर से चेक भी कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब है आपके पास अभी क्या हो रहा है, यानी आपके पास, अब आप देखें आपके पास अगर हम फुल्ली एक चार्ट बनाए जो हमने पहले तीनों केसेस में बनाया, तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये स्टेट बन रही है, ई इज लेस देन ई एफ। जब ई के आपके पास लेस देन ई एफ है, फर्मी एनर्जी से छोटा है, यानी एनर्जी की वैल्यू, तब आपके पास 1 आ रहे हैं आंसर। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, फिल्ड है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिल्ड है, तो इसलिए ये आपके पास ऑक्यूपेंसी के लिए 1 आ रहा है। ठीक हो रहा, फिर उसके बाद आपने देखा कि आपके पास जब E इज लेस देन ई एफ है, तब आपने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है, तो 0 पे स्टेट पे आ रहा है, 0 पे। और जो दरमियान की स्टेट है 1/2, ये तब है आपके पास केस जब E इज इक्वल टू ई एफ, ये वाली स्टेट आ रही है। ठीक है, ये आपके पास फील्ड स्टेट आ गई, ये आपके पास बीच की स्टेट, और ये आपके पास अनफील्ड स्टेट आ रही है। ठीक हो गया यहाँ पे।
अच्छा, इसके अलावा अगर हमने अभी तो जितने भी तीनों केस देखे उनमें हमने टेम्परेचर को 0 कंसीडर किया। अब हम नेक्स्ट कंसीडर करेंगे जब टेम्परेचर को भी हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि हम टेम्परेचर की वैल्यू भी जो है वो चेंज करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास? टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास क्या है? तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? अब जैसे देखें केस वन में आप देखें कि आपके पास टेम्परेचर इज नॉट इक्वल्स टू 0। टेम्परेचर अगर आपके पास 0 के इक्वल नहीं है और E इज लेस देन EF है, तब क्या होगा? देखें, E इज लेस देन EF पे तो आपको पता है कि जब हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। और टेम्परेचर हमने कह दिया कि 0 नहीं है। टेम्परेचर 0 नहीं है मतलब KT है, KT कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो हमने कहा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर मैं जैसे लिख देती हूँ यहाँ पे -2 डिवाइडेड -2 डिवाइडेड बाई 1, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी यही बता देंगे कि आपके पास माइनस यानी नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव आप एक्सपोनेंशियल में ले रहे हैं तो उसका आंसर एक्सपोनेंशियल माइनस नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या बन रहा होगा। इसमें एक चीज़ होती है, जैसे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर x जो है यानी एक्सपोनेंशियल पावर x जो है वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, वो 1 से बड़ा होगा। और अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो एक्सपोनेंशियल पावर x जो है वो भी लेस देन 1 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा आपके पास? लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जैसे फर्मी डायराक फंक्शन है आपके पास और उसका आंसर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आने का क्या मतलब होगा? नेगेटिव आने का मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास लेस देन 2 बन रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? अब देखिए, जैसे नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा? अब x जो है यहाँ ये वाला केस बन जाएगा, यानी x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो एक्सपोनेंशियल पावर पावर भी क्या हो जाएगी? 1 से लेस, 1 से लेस आ जाएगी। 1 से लेस का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगी वो मतलब 1 पुट करती तब तो 2 बन जाता, लेकिन 1 नहीं आ सकता, 1 से लेस है। 1 से लेस मतलब 0.9 0.8 इस तरह कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नीचे जो 2 है इससे लेस देन वैल्यू आ रही है हमारे पास वैल्यू। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मीन्स डिनोमिनेटर लेस देन 2। डिनोमिनेटर का लेस देन 2 बन रहा है, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू अगर कम बन रही हो, अगर हम कहते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू कम बन रही हो तो इसका मतलब है ये जो ओवरऑल वैल्यू होती है फर्मी डायराक फंक्शन की, न्यूमरेटर में वैल्यू वो क्या बन रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो रहा होता है? ग्रेटर हो रहा होता है 1/2, यानी ओवरऑल फंक्शन ग्रेटर हो रहा है 1/2 से। तो इसका मतलब है फर्मी डायराक फंक्शन हमें क्या कर रहा है? फील्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी तरह अगर दूसरा केस हो, दूसरा केस क्या है कि अगर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है और फर्मी एनर्जी जो है वो फर्मी लेवल एनर्जी से ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास ये होगा कि आपके पास फर्मी एनर्जी हमने ली थी एक 1/1 प्लस ई। ठीक है, अब आप ई इज ग्रेटर देन EF तो ये ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, नीचे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव आ रही है। एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो EX की वैल्यू भी क्या होनी है? ग्रेटर देन 1 हो जानी है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू हो जानी है। 1 से बड़ी वैल्यू होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 के साथ हम जो है 1 ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो 1 से भी बड़ी वैल्यू है, तो 1 प्लस 1.5 और इज समथिंग कुछ ग्रेटर वैल्यू होगी। तो जब कोई ग्रेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में ऐड होगी तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉरी, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर में इनमें कोई ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि बढ़ रही है वैल्यू और ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा 1/2 से। ये डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा और ओवरऑल फंक्शन आपके पास लेस देन 1/2 हो जाएगा। फिर आप देखें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा है? केस 1 है आपके पास, E इज ग्रेटर देन EF और टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब देखें कि आपके पास होगा क्या? फर्मी डायराक फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई एक्सपोनेंशियल टर्म E माइनस EF डिवाइडेड बाई KBT। और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर विल बी इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैसे होगा? अब हमने क्या किया? पहले केस में हमने सिर्फ
जो है वो टेम्परेचर रखा था, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू रखी थी यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू देखी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहला केस वही होगा, ई इज ग्रेटर देन ई एफ हम ले रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ई जब ग्रेटर देन ई एफ होगा तो इसका मतलब है ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। और टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया है। टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म को लें तो वो हमारे पास कैसे बनेगी, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास ये टी बढ़ है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब टी नोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर रही होती है, जैसे यहाँ पे कर रही है। दिस मीन ओवरऑल फर्मी डायराक फंक्शन विल इंक्रीज। अब हम देखें यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करने का मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल फर्मी डायराक फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज कर रहा होगा। तो फर्मी डायराक फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली आप केस 2 में ले लेंगे। केस 2 में आपके पास क्या होगा, अगर E इज लेस देन EF, यानी यहाँ पे भी आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या है, EF से कम है, यानी फर्मी एनर्जी जो है वो आपके पास उससे एनर्जी वैल्यू जो है वो फर्मी एनर्जी से लेस है और टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो अब आपको पता है कि E माइनस EF जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करें तो नेगेटिव आता है। और आपके पास के टी, यानी के टी वैल्यू जो है, यानी टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू बाय के टी अगर करेंगे, यानी नीचे की वैल्यू बढ़ रही है और ऊपर की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा। अब इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है, जैसे ये जीरो है, जीरो से बड़ा क्या है, वन है, वन से बड़ा क्या है, टू है, ठीक है। और अगर इससे पीछे चलूँ तो क्या होगा, माइनस वन होगा और माइनस टू होगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखिए आप कि जीरो अब ग्रेटर है एज कम्पेयर टू माइनस वन और माइनस वन ग्रेटर है एज कम्पेयर टू माइनस टू। नेगेटिव में ऐसे ही होता है, ठीक है, नेगेटिव में माइनस वन बड़ा होता है माइनस टू से। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई थ्री, तो आपके पास माइनस वन बाई थ्री क्या होगा, बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर में जा रहा है ना, तो माइनस वन बाई थ्री की वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट थ्री थ्री आ रही है और माइनस वन बाई टू की माइनस जीरो पॉइंट फाइव। तो जो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वो एक्चुअली कम हो रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, नेगेटिव वैल्यू और आप बढ़ा रहे हैं यहाँ से वैल्यू, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे ये इंक्रीज हुई, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब है कि फंक्शन में अगर मैं पुट करूंगी फर्मी डायराक फंक्शन में, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि ओवरऑल फर्मी डायराक फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ से हमने टेम्परेचर के कुछ ट्रेंड देख लिए और ये आपके पास फिगर अगेन आ गई, जो हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो फिल्ड स्टेट और अनफिल्ड स्टेट्स की बात हो रही थी कि फर्मी एनर्जी जो है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, फर्मी एनर्जी वन बाई टू आ रही होती है उसकी वैल्यू, और ई इज लेस देन ई एफ पे आपके पास वन है और ई इज ग्रेटर देन ई एफ पे आपके पास जो होता है वो जीरो आ रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखें कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब किसी भी सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कोलिजन्स फॉर होंगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। सम एनर्जी लेवल्स आर ऑक्यूपाइड, और उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, विच वर वैकेंट एट एब्सोल्यूट जीरो। जो एब्सोल्यूट जीरो पे बिल्कुल वैकेंट थे, वो अब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या हुए, फिल हो गए। एंड सम लेवल्स आर वैकेंट विच आर ऑक्यूपाइड एट एब्सोल्यूट जीरो, और कुछ लेवल्स जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे वो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुए, अभी वैकेंट हो गए। At higher energy are excited to vacant levels above Fermi level. Probability of finding the electron above Fermi level becomes greater than zero. अच्छा, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से वैसे तो आपने देखा ना कि केस में मैंने आपको स्टार्ट से ही बता दिया कि फर्मी एनर्जी जो होता है आपके पास ये होता है, और इससे नीचे जो है वो सारी स्टेट्स जो होती हैं वो फील्ड होती हैं, और ऊपर जितनी भी स्टेट होंगी वो क्या होंगी, अनफील्ड होंगी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वन होगी। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से आपके पास ये जो अनफिल्ड स्टेट थी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, और आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे भी आपके पास प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है। ठीक हो गया।
अच्छा, at higher temperature, electron lost their quantum mechanical character and obeys the Boltzmann distribution function. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फर्मियंस होते हैं और ये फर्मी डायराक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हायर टेम्परेचर पे ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे. हाई एनर्जी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट पार्ट फॉर विच E minus mu by kBT. Here the exponential term is dominant in the denominator, so that the Fermi Dirac function आपके पास ये बन जाएगा और यही आपके पास बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल हो जाएगा. हाई टेम्परेचर पे आपके पास जो 1+ टर्म थी वो आपके पास जो होगी वो खत्म हो जाएगी और फर्मी डायराक फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल u माइनस ई डिवाइडेड बाई केबीटी बन जाएगा. अब यहाँ पे u क्या है? केमिकल पोटेंशियल है, जो कि हमने कहा था एब्सोल्यूट जीरो पे केमिकल पोटेंशियल फर्मी एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर ना हो, यानी ज्यादा हायर टेम्परेचर हो जहाँ पे हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, तो वहां पे आपके पास यू जो है वो केमिकल पोटेंशियल ही रहेगा, फर्मी एनर्जी नहीं रहेगा. तो ये तो आज हमने जो अभी देखा टॉपिक, ये आपके पास क्या था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, जो किटल की बुक में आपका ये वाला टॉपिक है. इसको यहाँ से भी आप बेशक एक दफ़ा देख लीजिएगा. इसकी डिफरेंट केसेस से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इसको साथ साथ आपने देख लेना है.